हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज से सीटेट की क्लास। और ये सीटीपी के क्वेश्चंस होने वाले हैं। जिस तरह का इस बार पेपर आया था तो उसका टफनेस लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था और रीज़न वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे जिसमें अभिकथन और व्याख्या की गई थी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सेट लेकर आई हूँ और मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करती चलूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। जन्म बाल विकास में क्या जन्म से माध्यमिक बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था, गर्भधारण से माध्यमिक बाल्यावस्था या गर्भधारण से किशोरावस्था, कब तक बाल विकास में जो है वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। जो बाल विकास होता है उसमें गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो मानव विकास होता है उसमें गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया जो बोली जाती है वो मानव विकास में आता है। ठीक है, लेकिन बाल विकास की बात की जाए तो बाल विकास में गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर कथन और तर्क की। जैसे इस बार क्वेश्चन देखने को मिले थे उस हिसाब से ही मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, और इसका तर्क है, आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। ठीक है, देखिए कथन जो ए लिखा है उसमें है कि बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे विकास है, बच्चे का विकास है, हमें पता है कि बच्चे का विकास चरणों में होता है। जैसे शैशवावस्था है तो उसके बाद बाल्यावस्था आएगी, किशोरावस्था आएगी, ये बात हमें पता है, पूर्वानुमान हम कर सकते हैं। लेकिन सटीकता से पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता बच्चे के विकास के मार्ग का। ठीक है, बच्चे के विकास के मार्ग व प्रगति का हम सटीकता से पूर्वानुमान नहीं कर सकते। तो कथन ए हमारा क्या है, सही है। अब हम तर्क देखते हैं, आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। देखो ये बात भी सही है, आनुवांशिकता जो होती है और जो पर्यावरण कारक होते हैं वो बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, बच्चों की जो प्रगति होती है, प्रगति का जो मार्ग होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा गंभीर भूमिका निभाते हैं आनुवांशिकता तथा पर्यावरण। तो ये क्या है, अलग अलग बदलाव का मार्ग भी तय होता है इन्हीं के द्वारा। तो ये दोनों कथन क्या है, ये दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, थर्ड है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। पढ़ने से, सोचने से, चलने से या लिखने से। डिस्ग्राफिया मतलब ग्राफ जैसा वर्ड आ रहा है ना इसमें, डिस्ग्राफिया। ग्राफ हम बनाते हैं, इसी से आप ट्रिक लगा लो, ग्राफ को हम बनाते हैं पेन पेंसिल के द्वारा। तो इसमें क्या है, लिखना। डिस्ग्राफिया किस कठिनाई से संबंधित है, लिखने से। जिसको भी डिस्ग्राफिया है उसे लिखने में कठिनाई होती है। ठीक है, समाजीकरण क्या है ये बताना है। समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है। औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं फिर से। समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। केवल समाजीकरण ये नहीं है कि केवल रीति रिवाजों को ही पारित किया जाए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है, ये बात कहीं ना कहीं सही है। लेकिन फिर भी हम तीसरा और चौथा ऑप्शन देखते हैं। व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है। व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया, देखिए रैखिक नहीं, ये अरैखिक भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि व्यवस्थित तरीके से रैखिक ही प्रक्रिया होती है समाजीकरण की, तो ये गलत हो जाएगा। औपचारिक प्रक्रिया जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है, ये भी गलत हो जाएगा। औपचारिक प्रक्रिया कहाँ से हो जाएगी, क्या हम ड्रेस वगैरह पहन के बैठते हैं स्कूलों की तरह समाजीकरण सीखने के लिए, ऐसा तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। ठीक है, शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अभी सीखे गए संप्रत्ययों के विस्तरण और चर्चा करने से मना करें। विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें। विषय वस्तु को समझाने की बजाय उसे रटवाने पर ध्यान दें। केवल मौखिक रूप में ही जानकारी और निर्देश प्रस्तुत करें।
तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, विस्तरण और चर्चा करने से मना करें। ये क्या बात होती है कि टीचर विस्तरण और चर्चा करने से ही मना कर देगा, तो बच्चों का जो ज्ञान है वो दीर्घकालीन कैसे बनेगा? तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, विषय वस्तु को समझाने की बजाय उसे रटवा, अगर हम रटवाएंगे तो बच्चों को तो रटंत ज्ञान मिल रहा है ना, जो कि बेकार ज्ञान है। हमें बच्चों को समझाना है और ऐसा समझाना है कि उनका जो ज्ञान है वो दीर्घकालीन हो, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। केवल मौखिक रूप से ही जानकारी नहीं देनी है, उन्हें लिखित रूप से भी जानकारी प्रोवाइड करानी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने से बच्चे के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर से देखते हैं कथन वाला क्वेश्चन। एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हों। तो देखिए ये जो कारण है, पहले तो आप ये जो केवल वर्ड आ गया है यहीं से गलत हो गया। ये विद्यार्थियों को ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई क्वेश्चन पूछा और हम उन्हें तभी अलाउ करें कि जब उन्हें उत्तर पता हो, ऐसा नहीं है। बच्चा जितना बोलेगा, बच्चा गलत भी बोल रहा है तो वो सही है, मतलब बोल तो रहा है, अभिव्यक्ति तो कर रहा है बच्चा, तो ये क्या है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं है कि बच्चे को तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना है जब उसे उत्तर का सही उत्तर उसे पता हो, हम उसे बोलने की पूरी छूट देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आज जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों कृषि प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, वो क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा टीचर ने, तो अगर उसे कुछ भी आंसर पता है, अनुमानता ही आंसर उसे पता है, तो हम बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे कि आप अगर गलत भी बोल रहे हो तो बोलो। ठीक है, तो कथन ए सही है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है। ठीक है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच डैश उत्पन्न करती है, चिंता, बोरियता, जिज्ञासा या हतोत्साहन। तो हम ऐसी एज अ टीचर हम ऐसी गतिविधि बनाएंगे क्या जो बच्चों में चिंता पैदा करे? ऐसा तो है नहीं। हम ऐसा पढ़ाएं जिससे बच्चे बोर हों? ऐसा भी नहीं है। हतोत्साहित तो ऐसा भी नहीं। जिज्ञासा उत्पन्न करना है हमें बच्चों के बीच। ठीक है, तो हमें ऐसी गतिविधियां बनानी है, ऐसी योजना लानी है बच्चों के लिए जिससे बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हो। ठीक है, इसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को डैश कहा जाता है? समावेशित ज्ञान, अनुबंधित ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान या प्रक्रियात्मक ज्ञान। किसी विशेष कार्य को, मतलब जैसे कोई कार्य है, आप समझ लीजिए कोई, मतलब वो रेगुलर बेसिस में काम होता है। जैसे कि टीवी चलानी है, आपको पता है कि स्विच हम ऑन करेंगे तो टीवी चल जाएगी, तो ये एक प्रोसीजर के तहत हो रहा है। ठीक है, हमें प्रेस करना है कपड़ों में, हमें पता है प्लग लगाना है, स्विच ऑन करना है, फिर प्रेस करना है, कपड़े इस्त्री हो जाएंगे। तो ये एक तरह से प्रक्रिया हो रही है। तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सा ज्ञान होना चाहिए? प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाता है। किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इनमें से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? अन्वेषण, बातचीत, अंतःक्रिया, अधिसंज्ञान या निष्क्रिय अवलोकन। विद्यार्थियों के बीच हम सीखने को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो बढ़ावा नहीं देता है? अन्वेषण यानी कि खोज करना। ऐसा, अब जब बच्चा खोज करेगा, खुद से करके सीखेगा, तो बच्चा अच्छा सीखेगा, तो इससे तो बच्चे को बढ़ावा मिल रहा है, मतलब ये तो सही है। बातचीत करना, बातचीत करेगा बच्चा एक दूसरे से, अगर वो बातचीत करता है, ठीक है, तो क्या वो उनकी बातों से भी कुछ सीखता है और अपनी बातों से भी दूसरों को कुछ सिखाने की कोशिश करता है। तो सीखने का अवसर, सीखने का जो बढ़ावा देना है, इससे तो मिल रहा है। अधिसंज्ञान से भी क्या है, बढ़ावा मिलता है। लेकिन निष्क्रिय अवलोकन, निष्क्रिय अपने आप में ही एक निगेटिव वर्ड हो जाता है। निष्क्रिय अवलोकन से बच्चों को बढ़ावा, सीखने के लिए बढ़ावा नहीं मिलता। ठीक है, एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। यह डैश का उदाहरण है। अनुरूपक सोच, कार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय या पश्चगामी कार्यकारी युक्ति। जब कोई बच्चा है, कोई विद्यार्थी है, एक समस्या को हल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि उसके जैसी समस्याओं को जो उसने पहले सॉल्व की थी उनके बारे में सोच रहा है, और उसके बारे में सोचकर जो उसके सामने उस टाइम वर्तमान समय में जो समस्या है उसको हल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? ये अनुरूपक सोच का उदाहरण है। ठीक है, एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को
उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ठीक है, विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। ये बात तो सही है, तो विद्यार्थियों को भ्रांतियां हैं उसके बारे में बात करें और उसके विषय में खोज करने के अवसर प्रदान करें। ये बात तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, उन भ्रांतियों को सिरे से खारिज करें और उन्हें उस संप्रत्यय पर मानक जानकारी बताइए। गलत है। हम क्यों? जब बच्चों के बीच भ्रांतियां हैं तो हमें उसे दूर करने का प्रयास करना है, ना कि उसे खारिज करने का। इन बच्चों को एक विशेष शिक्षक के पास भेज दें और अधिगम अक्षमता के लिए आकलन की सिफारिश करें। अगर एक विशेष शिक्षक के पास ही बच्चे को भेजना है तो एज अ टीचर तुम्हारा क्या काम है फिर? ऐसा तो है नहीं कि हम उसे दूसरे टीचर के पास भेज देंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। शिक्षक को उन भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए और अगले संप्रत्यय की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, जब तक बच्चे की भ्रांतियां दूर नहीं हो जा रही हम बच्चे की भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, केवल पालकों के पालन पोषण का तरीका, आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया, केवल बच्चों का भौतिक परिवेश। तो बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। भाषा विकास को सुसाध्य बनाती है। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय नासमझ होते हैं। तो जीन पियाजे ने इनमें से क्या सजेस्ट किया था? देखो, जीन पियाजे ने सजेस्ट किया था कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। ठीक है,